2019 में पहला काम ये हुआ कि धारा 370 इस देश में खत्म हो गई। भव्य राम मंदिर का हमने प्रॉमिस किया था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे। लाखों लोगों ने उसके राम मंदिर के बनाने के लिए बलिदान किया, लेकिन उस राम मंदिर को नहीं बनाया, उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो जन कल्याणकारी योजना है, जो प्रॉमिस है, उन चीजों को प्रॉमिस को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मोदी गारंटी, यानी डबल इंजन की सरकार। जिन जिन प्रदेशों में अगर आप देखेंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे सरकारी जो लाभकारी योजना है, पश्चिम बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल की सरकार अब किसानों को किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 6,000 रुपए हर साल किसानों के खाते में दे रही है। वहां की सरकार जो है वो डेटा ही नहीं प्रोवाइड करती। क्यों? वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, केंद्र सरकार जितना पैसा देना हमें दे दो और हम किसानों को देंगे। और जब केंद्र सरकार कहते हैं हम एक क्लिक ऑफ बटन से सीधे हमें खाता दे दो, किसानों का नंबर बैंक अकाउंट दे दो, हम केंद्र से सीधा वो खाता उस खाते में पैसा जमा कर देंगे। लेकिन प्रदेश सरकार उसको खाता और किसानों का डिटेल नंबर बैंक अकाउंट देने को तैयार नहीं है। उसके कारण वहां पे उन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे कई सरकारें हैं जहाँ पे प्रदेश के कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन जहाँ पे केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मतलब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ सामूहिकता के साथ मिल के काम करती है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अभी कल ही आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें प्रधानमंत्री कल भी बोले, आज भी बोले, मोदी गारंटी। जो जो चीजें हमने कही हैं अक्षरशः उनको पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के रूप में हम लोग अपने संकल्प पत्र को यहाँ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें आज विश्व स्तर पे, अगर आप देखें भारत का जो गौरव है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चाहे G20 को देख लीजिए, आज विश्व की कोई भी समस्या हो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत का जो पक्ष है उसको स्थान दिया जाता है, मिलता है। और उसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। आज G20 के अंतर्गत पूरे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत में आए, भारत की बात को सुना, भारत को सम्मान दिया और आज पूरा विश्व इस बात को मान के चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से चल रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी केंद्र में, तो विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था को लाके खड़ा कर दिया था यूपीए सरकार ने। अपने ये जो भ्रष्टाचार और इंडिफरेंस या कोई इनडिसीजन जिसको कहते हैं कि कोई चीज का कोई फैसला ही नहीं लेता, उसके कारण विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था हो गई थी। लेकिन इन 9 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि 3री बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे बहुत जल्दी। और आज भी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली, तेज गति से आगे चलने वाली अर्थव्यवस्था है। और वहाँ पे राजस्थान की अगर आप अर्थव्यवस्था देखें, आज एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो प्रदेश का और केंद्र का जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रदेशों को दिवालिया घोषित नहीं किया जाता। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो राजस्थान का जो बजट है या राजस्थान का जो फिस्कल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वह दिवालियापन के कगार पे है। अगर इसको कंपैरिजन में देखें तो अगर 56% आपका बजट का हिस्सा केवल सैलरी और इसमें देने में खर्च हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें खर्च हो जाता है, मात्र 44% केवल पैसा बनता है कि कुछ आप अलग अलग चीजों को कार्य को करें, उसको भी आप कम करते हुए, और
प्रॉमिस करने की बात करते तो पूरा होने की बात मुझे लगती नहीं। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का बहुत तेजी से विकास होगा। जहां जहां प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ सहयोग करते हुए सरकार काम कर रही है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा पेनिट्रेशन जो केंद्र सरकार कर रही है पिछले 9 साल के अपने कार्यकाल में, उनका बहुत बड़ा पेनिट्रेशन उन जगह होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देख लो। प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा योजना लागू की है 17 सितंबर को। उसमें 18 में छोटे छोटे कामगार, कोई नाई है, बढ़ई है, मोची है, ऐसे लोगों को भी विकास के लिए, कार्य के लिए केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान कर रही है। उनको टूल किट खरीदने के लिए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वो सरकार सहायता प्रदान कर रही है। उनके विकास के लिए उनको रोजगार मिलने के लिए काम कर रही है। उसके पहले स्ट्रीट वेंडर्स का, जो सड़क में रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो काम किया केंद्र सरकार ने, वो भी अभूतपूर्व है। SBI की एक रिपोर्ट आई थी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोविड के बाद विकास का काम, गरीबों को उसके उत्थान के लिए काम किया, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो 6 साल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण के अंतर्गत जो काम किया है, वो कोई और नॉर्मल स्पीड से कोई सरकार काम करे तो 47 वर्ष, यानी 47 वर्ष के काम को मात्र 6 साल में पूरा करके केंद्र सरकार ने दिखाया है। तो वही भाजपा की सरकार परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार विमुक्त काम करती है। ये बात मुझे आपके सामने कहनी थी। और आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी तरह आशा है कि सफल हुई है। बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, राजस्थान में भी वैसी वोटिंग होगी, लेकिन जनता को इस समय सोच समझ के, विचार करके अपना मत देना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की और सभी पदाधिकारी, अमित शाह जी की, सबका आपको निवेदन है। वही संदेश लेके हम आपके साथ आए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो बड़े बड़े मीडिया के सारे लोग हैं, उनके साथ करीब 3-3.5 घंटे बिताया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया, जिसका जो विशाल परिणाम भारत को देखने को मिलता है, महिला सुरक्षा के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में, तो वह मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सही बात जनता तक पहुंचेगी, सही तरह से पहुंचेगी। महिला असुरक्षा पे तो बहुत बता चुके हैं राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। योगी जी के नेतृत्व में किस तरह से 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर बुरा हाल था, फिरौती, डकैती, उगाही, ये सारे काम हो रहे थे। महिलाएं शाम को घर से निकल नहीं पाती थी। सरकार लगभग 42% जो केंद्र के पास बजट आता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो प्रदेश सरकारों को दे देती है। हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन में भी जो भ्रष्टाचार और लीकेज थे उसको खत्म किया। GST के अंतर्गत देखिए, शुरू में जब हम 2016 में GST लेके आए थे, तब इनडायरेक्ट टैक्स, कई लोग कहते थे कि टैक्स हमारे देश में कम लोग देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर आदमी देता है। एक बच्ची भी पेंसिल खरीदती है, पेन खरीदती है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स देता था। तो 2016 के पहले इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% होता था। आज GST के अंतर्गत, ये RBI की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, सरकारी मतलब पार्टी की नहीं बता रहा, RBI ने रिपोर्ट निकाली है 6 महीने पहले। एवरेज GST के अंतर्गत टैक्स है 11.6% का GST टैक्स एवरेज रेट है। 25 से 30% एवरेज था, उसको घटा के ये कहते, और आज टैक्स कलेक्शन 1,80,000 करोड़ हो रहा है। टैक्स भी कम कर दिया, कलेक्शन इतना बढ़ गया। एक समय 60,000 करोड़ महीने का कलेक्शन होता था, और उसमें भी प्रदेश सरकारों को उनका हिस्सा GST के अंदर भी मिलता है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रॉमिस करे जा रहे हो। आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। आप पंजाब का हाल देखिए कितना बुरा है। 3 लाख करोड़ का उसके ऊपर कर्ज है पंजाब के ऊपर।
और वो अलग अलग प्रॉमिस करते हैं, कुछ पूरा नहीं। अब दिल्ली में आप सरकारी या अलायंस करने की बात करते हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं है, झूठे प्रॉमिस कर दो, या तो वो प्रॉमिस कर दो, पूरा करने का कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर किसी तरह करने के लिए दबाव पड़ गया तो विकास के कार्यों से पैसा निकाल के, जैसे मैंने कर्नाटक से बताया, नहीं मैंने बताया ना कि कुछ जो मैंने पंजाब का बोला, राजस्थान बताया, 56% अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। ये तो इसी के स्टेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब क्या चीज सेंट्रल का एक्सपेंसेस फिगर कितना है टोटल? पैसा 56% सेंट्रल का कितना बता सकते हैं? सेंट्रल का सिंगली लूटा रहे वो तो ये जो बात ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, आप बजट में प्रोविजन करिए, बजट का रोड मैप बताइए, बजट के अनुसार आप उसके प्रावधान के अनुसार आप उसकी योजनाओं को केंद्र सरकार के साथ सामूहिकता के साथ उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाइए, तो आपकी फाइनेंशियल अच्छे होंगे। अग्रवाल साहब, एक चीज और है, आपके क्वेश्चन सीनियर सिटीजन के खिलाफ है आपकी केंद्र सरकार। सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन बंद कर दी है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए होती है, वो आपके लिए क्लियर नहीं है, आपका मानस नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि उससे फाइनेंशियल बर्डन आता है और इसकी वजह से आप चुनाव नहीं, हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि ओपीएस के फेवर में नहीं है। ओपीएस कांग्रेस सरकार के टाइम पे लागू हुई थी और 2010 में ये लागू हुई थी। ओपीएस को खत्म करके एनपीएस किया एक बार, और केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर दोबारा लागू करना है तो उसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब ये करना है, कैसा रोड मैप बनाना है। केंद्र सरकार के पास तो पैसा नहीं है। जब 2010 में आपने एनपीएस लागू की तो ओल्ड पेंशन स्कीम हटाई, तो जो पैसा आम जो लोग देते थे वो आपने, वो तो केंद्र सरकार के पास थोड़ी है, वो तो अलग एक ट्रस्ट बना के फंड बना के वो दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार पैसा दे दो। मैंने आपको सारी योजनाओं के बारे में बताया, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम का जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन क्यों मार दिया? नहीं, ये वो जो उस वक्त स्पेशल कोविड के टाइम पे जो किया था ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब तो हो गया नहीं है। देखिए ओपीएस हो जाती है तो मैं तो नहीं तो अगर क्यों ना जो भी एमएलए बने एक ही बार पेंशन दी जाए, ऐसा क्यों सिस्टम लागू नहीं हो सकता है? एक बार भी क्यों दी जाए? सेवा करना है, सेवा करके चले जाओ भाई आपके घर पे। किस बात के पैसे? हमारा पैसा है वो। देखिए एमएलए के पैसे ले रहा है। आम आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है सर। आप एक टीचर पूरी जिंदगी नौकरी करता है और पेंशन के टाइम पे खड़ा रहता है। पेंशन ये तो ठीक है, हम तो अडानी जी खुद ही 250 रुपए में फुल रिचार्ज कर रहा है, 2,500 रुपए मंथली मोबाइल चार्ज किया जा रहा है। किस बात का? आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो सर, तो आप बताइए कि किस बात के आपको ये मैंने तो बताया है कि जन कल्याणकारी योजनाएं करनी चाहिए केंद्र सब प्रदेश को। ये पत्रकारों की जन भावना है जो आप तक पहुंची है। बिल्कुल, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्टेट सरकार का धर्म है। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, लेकिन पहली बात बिना भ्रष्टाचार के, भाई भतीजावाद से पहुंचना चाहिए। दूसरा, वो उसका बजटरी प्रावधान, बजट में प्रॉपर प्रावधान होना चाहिए और एक आर्थिक रोड मैप होना चाहिए। ऐसे झूठे प्रॉमिस करना और उसको पूरा ना करना, ये समस्या की बात है। पैसा उज्ज्वला योजना फेल हो जाएगी। उदयपुर में रास्ते खुदरे जो अडानी गैस मिल रही है घरों घरों में, फिर आपके लाल सिलेंडर जाएंगे का? और उज्ज्वला योजना 400 रुपये जाएगी का गैस सिलेंडर? 400 रुपये दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन 1100 अडानी